हेलो गाइस। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना मेगा प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट फाइनल में कैसा दिखेगा उसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम अपने कंट्रोलर्स, मिडलवेयर्स और रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन और एक्सप्रेस वैलिडेटर की मदद से हम अपने डाटा को ऑथेंटिकेशन करेंगे, उस पर चेक्स लगाएंगे और अपना डाटाबेस कनेक्शन हो गया या फिर डाटाबेस मॉडल्स हो गए, वो हम सब सेटअप करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक्सप्रेस एप्लीकेशन की कमांड लिखेंगे। init npm init dash y। तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल आ चुकी है। और सबसे पहले हमको जितनी जितनी भी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस लगेगा, mongoose भी लगेगा, .env भी लगेगा, कोर्स भी लगेगा और एक्सप्रेस वैलिडेटर करके एक है वो भी लगेगा। जेसन वेब टोकन भी लगेगा और बिक्रिप्ट जेएस। First we install this. If we ever feel that we are going to need any other library, we can install at that time. Oh, spelling mistake. So all the packages are now installed successfully. So first we have to begin with changing some configuration in package.json files. Like we are going to use module type and the command we are going to use is dev. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि कंट्रोलर्स, मिडलवेयर, राउट्स, मॉडल्स और वैलिडेटर करके एक बनाते हैं।
तो हमारी डायरेक्टरीज बन चुकी हैं। तो उसके बाद हम अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें दो फाइल्स लगेगी, एक होगी app.js, इसमें हम अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाएंगे, और दूसरी होगी index.js। index.js में हम ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करी हुई एप्लीकेशन को यहाँ वहाँ पे इंपोर्ट करके उस पर लिसन लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम ऐप को इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेस से, और उसके बाद उसको डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट भी कर देंगे। इन दोनों के बीच हम अपने राउट्स को लिखेंगे, मिडलवेयर सब हमारे यहाँ आएंगे। और index.js में इस ऐप को इंपोर्ट करके यहाँ पे हमने ऐप को इंपोर्ट किया। तो हमें एक .env फाइल भी बनानी होगी, उसमें हम पोर्ट रखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पोर्ट को env वेरिएबल से इंपोर्ट कर दिया। अब हम अपने डेटाबेस कनेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक MongoDB का URL लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें SRC करके फोल्डर बनाना पड़ेगा, और जितने भी हमने यहाँ पे बनाए उसको सबको हम SRC में डालना होगा। ये utils और वैलिडेटर भी SRC में ही आएंगे। और SRC में एक ओल्ड फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा DB। यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले mongoose इंपोर्ट करेंगे।
तो mongoose इनपुट करने के बाद हम डेटाबेस से कर रहे, तो इस सबसे पहले हमें एक मेथड बनाएंगे कनेक्ट db। वो फंक्शन डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा। तो डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे, तो सबसे पहले ट्राई कैच लगेगा। तो यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए mongoose हमें देता है एक मेथड, उसका नाम है mongoose डॉट कनेक्ट। उसमें हम अपना MongoDB का URL पास करेंगे। environment.en में हम इसको भी URI ही है। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को async बनाना होगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम एक कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि db कनेक्टेड। और अगर एरर आता है तो हम एरर करेंगे कंसोल डॉट लॉग MongoDB कनेक्शन एरर, और एरर को भी लॉग करेंगे। अगर कनेक्शन में एरर आ ही गया है तो हमें अपनी एप्लीकेशन को रन करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो हम प्रोसेस पे एग्जिट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट कर लेंगे, और हमारी index.js फाइल में हम वो फंक्शन इंपोर्ट करेंगे कनेक्ट db। उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उस फंक्शन को कॉल करने के बाद वो तो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो उसके बाद हमें उस पर डॉट देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को तभी लिसन करेंगे जब MongoDB का कनेक्शन सक्सेसफुल बना होगा, वरना एप्लीकेशन को रन करने का कोई सेंस नहीं बनता। ऐप डॉट लिसन। हम यहाँ पे पोर्ट देंगे। पोर्ट स्ट्रिंग में थोड़ी ना जाएगा, तो यहाँ पे एक कॉल बैक लेता है console डॉट लॉग ऐप इज लिसनिंग, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4। तो इतना सब हो जाने के बाद जो हमारी index.js फाइल है उसमें सर्वर तभी रन करेगा जब डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली रन होगा। तो अगर डॉट कैच तभी रन करेगा जब डेटाबेस कनेक्शन में कोई एरर आता है।
यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एरर क्लास को ये इफ एरर क्लास एक्सटेंड करेगी और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेगा, स्टेटस कोड, एक मैसेज भी लेगा अगर कुछ नहीं आया तो समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद एक स्टैक लेगा, पहले एरर लेते हैं, एरर का भी अरे आएगा और एक स्टैक लेते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले हम इस कंस्ट्रक्टर में हम सुपर मेथड को कॉल करेंगे जो कि एरर क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा और उसमें हम एरर मैसेज पास कर देंगे। ये मैसेज प्रिंट करेगा एरर क्लास और बाकी के पैरामीटर को हम यहाँ पे असाइन करेंगे। यहाँ पे सक्सेस हमेशा फॉल्स ही आएगी क्योंकि ये तो हम एरर हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर स्टैक है हम दिस डॉट स्टैक को स्टैक से असाइन करेंगे और अगर नहीं है तो हम वहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसमें एक मेथड आता है कैप्चर स्टैक ट्रेस, उसको कॉल करेंगे और उसको दिस डॉट कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस दे देंगे और ये सब हो जाने के बाद क्लास को एक्सपोर्ट भी करें। ये होगी एरर की क्लास। एक और क्लास लिखेंगे जो होगी रिस्पॉन्स की। एपीआई रिस्पॉन्स क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे और वो कंस्ट्रक्टर भी सेम ही पैरामीटर लेगा, स्टेटस कोड, डाटा, सक्सेस, जो हमेशा ट्रू ही रखेगी वैसे। यहाँ पे स्टेटस कोड आएगा, दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू डाटा, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, दिस डॉट सक्सेस भी लेंगे जो कि बताएगा कि, तो यहाँ पे हम ट्रू भी ले सकते हैं या फिर स्टेटस कोड इज लेस देन आएगा यहाँ पे वैसे। और रिस्पॉन्स की क्लास में इतना है और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे।
ये होगी हमारी यूटिलिटी 2 क्लासेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने index.js पेज पर। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया। उसके बाद बैकएंड एप्लीकेशन को लिसन कर दिया। एप्लीकेशन तभी लिसन करेगी जब डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली रन। तो उसके बाद फिर हमारा हम मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमको ज़्यादा नहीं, बस 6 मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी से जल्दी बना लेते हैं 6 मॉडल्स। CDSRC में मॉडल्स user.model.js, node.model.js, check.model.js, task.model.js, subtask.model.js। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सब टास्क के बाद एक और आएगा जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट मेंबर मॉडल। तो ये 6 मॉडल्स होंगे हमारे। उसके बाद 6 मॉडल्स के 6 कंट्रोलर्स भी होंगे। ये भी बना लेते हैं। तो कंट्रोलर में क्या होगा, हमारे 5 कंट्रोलर आएंगे। ये होगा auth.controller.js, एक होगा node.controller.js, और एक होगा health check controller.js। ये हेल्थ चेक इसके लिए यूज आता है अगर हमको मान लो हमारी एक मशीन है जो प्रोडक्शन में चल रही है, तो फिर वो हमारा सर्वर ठीक से चल रहा है या नहीं हमको मालूम करना होगा। तो हम अपने सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। वो रिक्वेस्ट कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ ये बताएगी कि हमारे हमारा सर्वर ठीक से चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम ए मॉडल बनाएंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे जो जिसका नाम होगा हेल्थ चेक। वो कुछ नहीं करेगा, करेगा, बस हमें बताएगा कि हमारा सर्वर वेल एंड गुड। उसके लिए हमें हेल्थ चेक राउट लगेगा। फिर हेल्थ चेक के बाद तो फिर ऑथ हो गया, नोट हो गया, हेल्थ चेक हो गया। उसके बाद हमें लगेंगे प्रोजेक्ट और टास्क। फिर प्रोजेक्ट डॉट जेएस एंड टास्क डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। अभी हमने अपने कंट्रोलर्स भी बना लिए। उसके बाद बारी आती है मिडलवेयर की। मिडलवेयर में हम फिलहाल सिर्फ एक ही बनाएंगे जो कि डाटा वैलिडेट करेगा, और उसका नाम होगा वैलिडेटर।
तो फिर हमने अपने मिडलवेयर भी बना लिए। कंट्रोलर हो गए, डीबी का हो गया, मिडलवेयर का हो गया, मॉडल का हो गया। और अब बारी है राउट्स की। जल्दी से राउट्स में चलते हैं। तो राउट्स में हमने जितने कंट्रोलर बनाए हैं उतने ही राउट्स भी बनाने होंगे। इसका मतलब हम 5 राउट्स बनाएंगे टोटल। जल्दी auth dot routes dot js project dot routes dot js will check dot routes dot js dot routes dot js notes dot route dot js. So we just made an routes directory, and in that routes directory we have file routes, 5 routes. So with this, our whole project only setup is almost complete. So now we have to get back to the writing the controllers. First we have to write the models, then we can continue with writing controllers and then routes. So um तो सबसे पहले हम नोट्स का बनाएंगे स्कीमा। तो नोट्स के स्कीमा में कुछ चीजें आएंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का नोट किसने क्रिएट किया है और उसके अंदर का कंटेंट क्या है, ये सब आएगा। और उसके सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम्स ट्रू करेंगे, क्योंकि हमें क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोजेक्ट, उसका टाइप होगा स्कीमा। स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी आएगा, ऑब्जेक्ट आईडी। उसका रेफरेंस होगा हमारे प्रोजेक्ट मॉडल से। और रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे। यहाँ पे एक और फील्ड आएगी जो बताएगी कि प्रोजेक्ट किसके हाथों क्रिएट हुआ है, एंड इट्स टाइप विल बी सेम, स्कीमा।
schema dot types dot object id, and reference will be user, and the type, next type we are going to have is content. In the content, the type will be the string, and the required attribute will also be true. Now let's create and export the model. List object scheme. With this, our with this line of code, our model will be completed. Now we just have to copy paste this and edit into the other models files. So let's grab the project and copy paste it. So in the project, we are going to have the project name, and what will be the different in the project. The project model is going to have name, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, उसका रेफरेंस कुछ नहीं आएगा, और रिक्वायर्ड ट्रू होगा। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे, यहाँ भी यूनिक आएगा, जो कि प्रोजेक्ट नेम तो यूनिक ही होगा। So in the project section, we are going to have name, description, and created by properties. The name will be the name of the project, which will be required and unique. The description will be the description of the project, which also be required and unique. The created by is a property which tells us that this project is created by which user. So now time for the project is equal to, this will be a schema, project schema. So that's for the project. Now come for the project member schema. Project member. So the project member schema will look like this. All the properties will go away, and we will write fresh new ones. So here will be user, the, and that type will also be schema dot types dot object id, and reference will be the user's model.
user model we still have the हमने अभी भी यूजर मॉडल नहीं बनाया we will make it for sure. After that the project will come and the role of the user. The project type will also be an reference to project table in the database. So to complete the property of role, we have to create an enum. For that, the enum will be a constant. So we have to declare in the utils that constant .js files. In the util, we will create a new file called constant.js, and this code will go there. This is a very basic code which creates an two object here user roles enum and available user roles. In the project the type will be a string. No, actually in the project member type will be string and we will make it an enum and the value will be, let me import it from the constant file. Available user roles and user roles enum. Available user roles will go here and in the default we can get the user roles dot member, that would be fine. And this is a project member schema. Now we will make an user model. The user model is the most complicated model here. So, because it's a very complicated model, we have to make it from scratch. So let's do it. First of all, we have to import the mongoose from mongoose.
Then we have to import JWT and we have to import crypto also. टाइम स्टैम्प्स प्रो आएगा यहाँ पे, जो कि क्रिएटेड बाय और अपडेटेड एट हमको वैल्यू देगा। तो यूजर स्कीमा की कुछ प्रॉपर्टी हमें लेनी होगी, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होगी अवतार। एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आएगा। तो अवतार में हमने टाइप और डिफ़ॉल्ट डाल दिया। अब बारी है यूज़र नेम, ईमेल और टेम्परेरी टोकन, फुल नेम जैसी प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतार के बाद यूज़र नेम, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग,
तो हमने अभी एक्सेस टोकन बनाए हैं। हमने अभी अपने मोंगो स्कीमा पर जनरेट एक्सेस टोकन और इस पासवर्ड करेक्ट नाम के मेथड्स बनाए हैं। तो हमने एक्सेस टोकन तो जनरेट कर दिया, अब हमारी बारी है रिफ्रेश टोकन जनरेट करने की। तो रिफ्रेश टोकन भी सेम टू सेम जनरेट टोकन के जैसा ही होगा। हम JWT डॉट साइन मेथड का यूज़ करेंगे जो लेता है 3 आर्गुमेंट। पहला तो डाटा, इसे फैंसी फैंसी लैंग्वेज में पेलोड भी कहते हैं। और दूसरा यूज़र नेम जो होगा दिस डॉट यूज़र नेम, और तीसरा होगा ईमेल जो कि होगा दिस डॉट ईमेल, और तीसरा रहता है एक सीक्रेट जो कि होगा हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन, और तीसरा लेता है एक्सपायर सेन कि ये कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा। ये भी हम env से ही लेंगे। रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी। तो ये हमारे दो मेथड्स हो गए, जनरेट एक्सेस टोकन एंड जनरेट रिफ्रेश टोकन। और हम एक और बनाएंगे जो होगा जनरेट टेम्पररी टोकन। तो इसमें हम JWT का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम क्रिप्टो का यूज़ करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस के साथ ही आता है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा
यूजर मॉडल कंप्लीट हो गया।
अब हमारे सारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नोट्स भी हो गया, प्रोजेक्ट भी हो गया, प्रोजेक्ट मेंबर, सब टास्क यूजर्स भी हो गए। अब बारी है राउट्स की। तो राउट्स पे चलने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से राउट्स है। तो auth है, हेल्थ चेक, पहले हेल्थ चेक बना लेते हैं राउट। ये हेल्थ चेक कंट्रोलर है, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम कंट्रोलर में जाते हैं। कंट्रोलर, और ये रहा हेल्थ चेक कंट्रोलर, इसको बनाएंगे। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये कुछ नहीं करेगा, ये सीधा रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। अब जो हमने हेल्थ चेक राउट बनाया उसको इस यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं।
अभी हमारा हेल्थ चेक राउट कंप्लीट हो चुका है। तो कंट्रोलर्स कंप्लीट हो गए। अब बारी है मिडलवेयर की। यहाँ तो हम अपना वैलिडेटर भी बना सकते हैं। तो हम अपना सबसे पहले ऑथ राउटर बना लेते हैं। तो ऑथ राउटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑथ राउटर में जाना होगा। तो किया और स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले राउटर को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले रजिस्टर राउट बनाएंगे। रजिस्टर राउट में सबसे पहले हम जो यूजर से डाटा आ रहे हैं उसको वैलिडेट करना होगा। तो वैलिडेट करने के लिए हम अपने वैलिडेटर में एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.js। उसमें हम अपना वैलिडेशन का कोड लिखेंगे। तो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो सबसे पहले हमें बॉडी इंपोर्ट करनी होगी जो कि कैपिटल बी। इंपोर्ट बॉडी फ्रॉम एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का बनाएंगे वैलिडेटर। जो कि एक और एरो फंक्शन होगा और अरे रिटर्न करेगा। हम इसमें ईमेल और यूजर नेम को वैलिडेट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि बॉडी डाल के
उसमें प्रॉपर्टी का नाम डाल के और हम वहाँ से चेनिंग करके कुछ भी वैलिडेट कर सकते हो, जैसे नॉट एम्प्टी। अगर वो एरर आए तो हम उस एरर को मैसेज के साथ भी भेज सकते हैं। ये ईमेल, अगर ये ईमेल नहीं हुआ तो email format is wrong, या फिर इतना ही हो गया। उसके बाद हम यूजर नेम को भी टारगेट करेंगे। यूजर नेम can't be longer, wait, at least 3 long। तो ये चेक करेगा कि यूजर नेम 3 कैरेक्टर से बड़ा है या नहीं, और उससे हम मैक्स की भी लिमिट लगा सकते हैं। मैक्स 12, अगर 12 से ज़्यादा हो तो कहेंगे 12 is the max limit of username, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और फिर हम ये अपने राउट में यूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वैलिडेटर, उसके बाद हम एक वैलिडेट करके बनाएंगे। वो वैलिडेट क्या करेगा, हमने जो एरर्स किए हैं उसको वहां पे ग्रैब करेगा। तो उसके लिए हमें मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी बनाए तो कॉन्स्ट वैलिडेट is equal to request response next, which will be an arrow function. To express validator gives us an validation result method. We have to use that. Validation result. We are going to pass request object to it. So whatever the errors this mission, this, where is it in the Java? So whatever the errors this validate, this registration validation is going to return, we are going to grab it in here and we can process that errors here. So if the errors are empty, errors dot
is empty. We are not going to do anything and we are simply just gonna call the next method. But if the errors are not empty, we have to grab the message of the error and pass it to the API error class which we have just created. So let's take an इतना सब हो जाने के बाद हमने जो API error क्लास बनाई थी उसके कंस्ट्रक्टर में हम इसको डालेंगे। तो न्यू API error कंस्ट्रक्टर में स्टेटस कोड रहेगा 400 एंड मैसेज आएगा data is not valid and extracted error. So our validate method is also done. We haven't exported it. And now the final, which is the register controller. In the controller, we have auth. Here we are going to make an register component. So con register is string request response and next arrow function. And we are going to pass body here. The body is going to import it from the express validator. And this whole function is going to come under in the utils file. We have to create one another file called async
handle. Request response next. इसमें आएगा promise dot resolve. और हम रिक्वेस्ट हैंडलर को कॉल करेंगे, उसको भी पास करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट. और अगर हमारा फेल हुआ तो उसमें हम एक डॉट कैच लगाएंगे जो कि होगा एरर, एक एरर फंक्शन, और वो कॉल करेगा नेक्स्ट को एरर के साथ. और ये सब हो जाने के बाद इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे. And in the register we can call the async handler and pass this whole method to it. And after that we can export the register function and use that in the route. So our user route is done. Export default router. We can use this into the app.js. Import user router, user router from see from routes from auth. Route.js. And we can use as a middleware when the user is gonna request on the API slash v1 slash user, we are going to use the user router. That's great. Now the async handler and the user router method are both are done. Now let's debug our application because I'm sure the some error has to be occurred. npm run dev, npm run dev. Node 1 is not installed. Let's install the node 1. Node 1 is successfully installed. Now run npm run dev. Let's see how many errors we have got. So in the db, in the index.js,
So in the app.js, we haven't included the index.js, src/db/index.js file. And I have to give the MongoDB URI to the env file. So let's now try it again. So here also, in the app.js, we did a little bit of mistake. This has to be on the top. And with that, our application or server is successfully connected to the database and the server is running on 4000 port. So that's it. That's the setup of the my fun project. Let's check one more time. npm run dev. The DB is connected successfully, has to be shown. DB is connected and server is running on 4000 port. So that's it. See you tomorrow, guys.